वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही है हर दिन, उसका लाभ उठाते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं टेस्ट नंबर 265। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। देखिए अभी तक जो एग्ज़ाम डेट है वो 31 मई 2020 ही है। यूपीएससी ने बोला है कि अभी तक जो एग्ज़ाम है वो 31 मई 2020 को ही होगा। यदि कोई चेंज होता है तो हम इन दिनों में जो 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया तब तक बता दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक एग्ज़ाम की डेट 31 मई ही है। अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, समय बहुत कम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिख धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सैनिक संतों का विशिष्ट समूह था। निहंग, जो हाल ही में चर्चा में रहा एक समुदाय जिन्होंने एक एएसआई का हाथ काट दिया था पंजाब में। तो निहंग सिख योद्धाओं का एक वर्ग है जो नीले वस्त्र, तलवार और भाले जैसे पुरातन हथियारों तथा स्टील की खूंटियों से सजाई गई पगड़ी धारण करते हैं। सिख धर्म जो है वो उपवास में, मृतकों की पूजा में और तीर्थ यात्रा जैसे अनुष्ठानों का समर्थन नहीं करता है। क्या बताइए कौन सा करेक्ट है इनमें? तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ तीनों के तीनों। देखिए, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सैनिक संतों का विशिष्ट समूह था। और जो सिख धर्म है, ना तो उपवास में, ना मृतकों की पूजा, ना तीर्थ यात्रा, ना मूर्ति पूजा, इनमें से किसी का भी समर्थन नहीं करता है। और जो निहंग समुदाय हाल ही में चर्चा में रहा, सिख योद्धाओं का एक वर्ग है जो नीले वस्त्र, तलवार और भाले जैसे पुरातन हथियारों तथा स्टील की खूंटियों से सजाई गई पगड़ियों को धारण करते हैं। करेक्ट है, तीन तीन मतलब 1 2 3 तीनों के तीनों करेक्ट है। डी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए, पंजाबी भाषा में सिख शब्द का अर्थ शिष्य होता है। सिख ईश्वर के शिष्य हैं जो 10 सिख गुरुओं के लेखन और शिक्षाओं का पालन करते हैं। अंतिम गुरु जी का नाम याद रखना, गुरु गोविंद सिंह। 10 गुरु थे टोटल ये, जिन्होंने खालसा, खालसा का मतलब क्या होता है, शुद्ध, की जो है स्थापना की थी। और सैनिक संतों का विशिष्ट समूह था खालसा। खालसा प्रतिबद्धता, समर्पण और सामाजिक चेतना के सर्वोच्च सिख गुणों को उजागर करता है। अब देखिए, सिख धर्म ना तो उपवास में, ना तीर्थ यात्रा, ना अंधविश्वासों का पालन, ना मृतकों की पूजा, ना मूर्ति पूजा जैसे अनुष्ठानों की जो है ये निंदा करते हैं। और सिख धर्म का उपदेश है कि विभिन्न नस्ल, धर्म या लिंग के लोग ईश्वर की दृष्टि में एक समान है। यह पुरुषों और महिलाओं में समानता की शिक्षा देता है। सिख महिलाएं किसी भी धार्मिक समारोह में भाग ले सकती हैं या किसी भी अनुष्ठान को कर सकती हैं या प्रार्थना में मंडली का नेतृत्व कर सकती हैं। अब देखिए, निहंग की बात करें तो निहंग जो है वो सिख योद्धाओं का एक वर्ग है जो नीले वस्त्र धारण करते हैं, तलवार रखते हैं अपने पास, भाले जैसे पुरातन हथियारों तथा स्टील की खूंटियों से सजाई गई पगड़ियाँ धारण करते हैं। माना जाता है कि वर्ष 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा के निर्माण के लिए निहंग समूह का गठन किया गया था। निहंग सांसारिक गुरु के प्रति कोई निष्ठा नहीं रखते हैं। वे अपने गुरुओं के ऊपर भगवा रंग के झंडे के बजाय नीले रंग का झंडा यानी नीला निशान साहेब जो है वो फहराते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। हिंद महासागर द्विध्रुव के नकारात्मक होने पर मानसून की वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अल नीनो के सक्रिय रहने पर भारतीय क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों। कन्फ्यूज़न थोड़ा यहाँ होता है, एक अल नीनो होता है, एक ला नीना होता है। अल नीनो सूखे की स्थिति उत्पन्न करता है, जो ला नीना है वो तेज़ वर्षा करता है। तो दोनों के दोनों करेक्ट है, यहाँ पर याद रखिएगा। एग्जामिनर के दोनों फेवरेट है, घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं इनको कि अल नीनो जो है वो बहुत तेज़ वर्षा करता है और ला नीना सूखे की स्थिति उत्पन्न करता है, जबकि गलत है। तो हिंद महासागर द्विध्रुव, इंडियन ओशियन डाइपोल जो है वो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। सकारात्मक आईओडी के दौरान मानसून की वर्षा पर सकारात्मक, और नकारात्मक है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत में अल नीनो के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि ला नीना के कारण अत्यधिक वर्षा होती है। याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य का निर्वाचन आयोग स्टेट, क्या हो गया ये, निर्वाचन इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर।
देखिए, जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है उसका गठन प्रत्येक राज्य केंद्र शासित क्षेत्र के स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए किया जाता है। और राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त है उसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है राज्य निर्वाचन आयुक्त भारत के निर्वाचन आयोग के अधीन है। मतलब जो राज्य का निर्वाचन आयोग है वो भारत के निर्वाचन आयोग के अधीन है। तो ये तो गलत है, स्वतंत्र है। भारत का निर्वाचन अलग है और अलग अलग राज्यों का निर्वाचन आयोग जो है वो अलग होता है। तो सही हमको ढूंढना है, तो सही तो 30 डी तो हो नहीं सकता, सी भी नहीं हो सकता। राज्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति नहीं बल्कि राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। भारत के निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इसका आंसर केवल पहला हो गया। बिल्कुल, स्थानीय निकायों के चुनावों का संचालन करता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो है प्रत्येक राज्य केंद्र शासित क्षेत्र के निगम नगर पालिकाएँ हो गई, जिला परिषदें हो गई, जिला पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत तथा अन्य स्थानीय निकायों के चुनावों का संचालन करता है। अगर बात आती है ना विधानसभा के चुनाव की, लोकसभा के चुनाव की, तो ये पता है कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। कन्फ्यूज़ मत हो जाना एग्जाम में। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। भारत के निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति करते हैं। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त या स्टेट इलेक्शन कमीशन भारत के निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र है, उसके अधीन नहीं है, इसलिए गलत है 2 और 3, केवल फर्स्ट करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा गलत है। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वर्ष 1985 में की गई थी। और भारत का महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का संरक्षक होता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तालुका विधिक सेवा समितियों के माध्यम से तालुका स्तर पर विधिक सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। बताइए कौन सा इनकरेक्ट है इसमें? देखिए, इसमें तीसरा वाला तो करेक्ट है, फर्स्ट वाला भी करेक्ट है, लेकिन सेकंड वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि भारत का महान्यायवादी नहीं बल्कि भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी वर्तमान में शरद अरविंद बोबड़े जी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक हैं। तो फिलहाल केवल 2 यहाँ पर गलत है और 1 और 3 सही है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का संरक्षक होता है, न कि भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 5 है अटल नवाचार मिशन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रस्तुत कोलैब-केड क्या है? क्या है कोलैब-केड? 5 वर्ष से कम बच्चों में कोरोना का पता लगाने की कोई तकनीक है क्या? कोविड-19 संक्रमण की जांच करने की कोई किट है क्या? इनमें से कोई नहीं। या फिर 2D ड्राफ्टिंग की मदद से 3D प्रोडक्ट डिज़ाइन करने वाला सॉफ्टवेयर है क्या? यही है ऑप्शन नंबर ए। तो अटल नवाचार मिशन, कौमा नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने संयुक्त रूप से एक सहयोगपूर्ण नेटवर्क कंप्यूटर सक्षम सॉफ्टवेयर सिस्टम कोलैब-केड लॉन्च किया है। यह 2D ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग से 3D प्रोडक्ट डिज़ाइन करने वाला एक समग्र अभियांत्रिकी समाधान है। इस पहल का उद्देश्य देश भर में अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज के छात्रों को रचनात्मकता और कल्पना के मुफ्त प्रवाह के साथ 3D डिज़ाइन बनाने और संशोधित करने के लिए एक शानदार मंच प्रदान करता है। यह सॉफ्टवेयर जो है वो छात्रों को पूरे नेटवर्क में डेटा तैयार करने और स्टोरेज और विजुअलाइजेशन के लिए उसी डिज़ाइन डेटा का समीपवर्ती रूप से उपयोग करने में सक्षम बनाता है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से किस संस्था ने कोविड-19 के परीक्षण हेतु कोवसैक नामक कियोस्क जो है वो विकसित किया है? हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो किसने किया है? DRDO ने, इसरो ने, या फिर भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु ने, या फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद ने? किसने किया है? एक कियास्क विकसित किया है कोविड-19 के परीक्षण हेतु। ये क्या है, किसने किया है? किया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, हाल ही में हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला
ने कोविड-19 परीक्षण के लिए नमूना संग्रहण हेतु कोवसैक नाम से एक कियास जो है वो विकसित किया है। कोवसैक संदिग्ध संक्रमित रोगियों से कोविड-19 नमूने प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के उपयोग हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब एक संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति कियास्क केबिन के अंदर जाता है तो केबिन के बाहर से एक स्वस्थ पेशेवर दस्ताने के माध्यम से बाहर से ही परीक्षण हेतु नमूना ले सकता है और रोगी के केबिन से बाहर निकलने के पश्चात जो है वो 4 नोजल स्प्रे कीटाणुनाशक को लगभग 70 सेकंड तक स्प्रे करते हैं। इसके अलावा केबिन को पानी और यूवी लाइट से स्वच्छ किया जाता है। मतलब देखा जाए तो एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जाइए और क्या हो जाएगा फिर स्प्रे जो एक नोज़ल स्प्रे है कीटाणुनाशक को 70% तक वो डाला जाएगा। फिर इसके अलावा केबिन को पानी और यूवी लाइट से जो है स्वच्छ कर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व चगास रोग दिवस के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो पहली बार पूरे विश्व में चगास रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 अप्रैल को विश्व चगास दिवस मनाया गया है। मतलब हाल ही में वर्ल्ड चगास डिसीज डे। अब देखिए इस वैश्विक दिवस को स्थापित और मनाने का उद्देश्य चगास रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ बीमारी को रोकने, नियंत्रण करने और ख़त्म करने के लिए आवश्यक संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करना है। 24 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इस दिवस के प्रस्ताव का समर्थन किया था। और डी है, सबसे पहले इस रोग के लक्षण 1909 में ब्राज़ील की एक लड़की बोर्नेस सोरेस डीमोरा में डॉक्टर कार्लोस रिबेरो जस्टिनो चेगास द्वारा पता लगाया गया था। तो अब इस तरह का स्टेटमेंट तो करेगी नहीं यूपीएससी गलत। अब यहाँ पहला भी करेक्ट है, अभी हाल ही में 14 अप्रैल को मनाया गया है। दूसरा भी करेक्ट है, लेकिन ये तीसरा वाला सी जो है गलत है, क्योंकि पर्यावरण कार्यक्रम क्या करेगा इसमें? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जो है इस दिवस को मनाने का समर्थन किया था 24 मई 2019 को। और ये अभी पहली बार मनाया है कब? 14 अप्रैल को। तो देखिए 24 मई 2019 को विश्व स्वास्थ्य सभा मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिवस के प्रस्ताव का समर्थन किया था, ना कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। अब कौन है इस रोग के वाहक के बारे में देख लीजिए। तो देखिए यह एक उष्णकटिबंधीय परजीवी रोग है चगास, जो प्रोटीन ट्राइनोसोमा क्रूजी के कारण होता है। इस रोग के वाहक ट्राइटोमिना या चुंबन कीड़े हैं, मतलब किसिंग बग्स हैं। और शुरुआत में बीमारी का प्रकोप लैटिन अमेरिकी क्षेत्रों तक सीमित था, लेकिन अब इसका प्रसार अन्य क्षेत्रों में हो चुका है। रिपोर्ट क्या कहती है? संक्रमित रक्त चढ़ाने से और जन्म के दौरान संक्रमित माँ से बच्चों को और संक्रमित रोगी के अंगों के प्रत्यारोपण से चगास फैलता है। चगास से प्रभावित रोगियों को हृदय रोग, स्नायु और क्या है पाचन संबंधी या ऐसे ही मिले जुले शारीरिक परिवर्तन की आशंका बनी रहती है। तो न्यूज़ में है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ओपेक के संदर्भ में कौन सा जो है वो असत्य है? तो देखिए ओपेक जो है वो पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को इराक की राजधानी बगदाद में की गई थी। करेक्ट है ये भी। ओपेक का सचिवालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है करेक्ट है। तो ये गलत हो गया। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक अमेरिका व अन्य तेल उत्पादक देशों को संयुक्त रूप से ओपेक प्लस कहते हैं। देखिए ओपेक प्लस में अमेरिका तो है नहीं, गलत है, रूस है ना। ओपेक प्लस में रूस है। एक तो तेल निर्यातक देश हो गए, फिर रूस है, फिर अन्य तेल उत्पादक जो संयुक्त देश हैं, और अमेरिका इसमें शामिल नहीं, इसमें गलत है। तो देखिए ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को की राजधानी बगदाद में की गई थी। इसका जो सचिवालय है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक प्लस क्या है? देखिए तेल निर्यातक देशों के संगठन है कौन कौन? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। ये हो गया ओपेक। अब रूस है, वे अन्य तेल उत्पादक देशों को संयुक्त रूप से ओपेक प्लस कहते हैं, जो इसमें बाद में आए समय समय पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किन प्रावधानों के तहत लॉकडाउन का प्रवर्तन किया जाता है?
केंद्र आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राज्य महामारी रोग अधिनियम 1897। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? देखिए एक तो होगा कोई ना कोई इसमें, लेकिन ये दोनों हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो देखिए केंद्र सरकार ने 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन का आदेश देने के लिए राज्य द्वारा लागू लॉकडाउन में एकरूपता की कमी का हवाला दिया था और लॉकडाउन का आदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जरिए दिया गया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 62 के तहत इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, याद रखिएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनडीएमए के आदेश के अनुपालना में इस अधिनियम की धारा 10(2)L के तहत 21 दिन के लॉकडाउन के आदेश जारी किए। संभावना है कि लॉकडाउन के विस्तार के लिए भी यही समान प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जैसे फिर से अब कब तक हो गया है? 3 मई तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में चीन ने, तो देखिए हाल ही में चीन ने मेकांग नदी का पानी रोककर अपना अमानवीय चेहरा प्रस्तुत किया है। इस कृत्य के कारण निम्नलिखित में से किन देशों में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है? अब यहाँ ज्योग्राफी वाला थोड़ा दिमाग लगाइए कि मेकांग नदी किधर की तरफ बहती है। अब पाकिस्तान से इसका कोई मतलब होगा क्या मेकांग नदी का? तो एलिमिनेट कर दीजिए इसको। तो इंडिया भी नहीं है, जहाँ जहाँ भारत है उसको भी हटा दीजिए। ये हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है और वियतनाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए कोरोना महासंकट के बीच इस महामारी का गढ़ रहे चीन का एक और अमानवीय चेहरा जो है सामने आया है। चीन ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बहने वाली मेकांग नदी में पानी के बहाव को बहुत कम कर दिया है और इससे 4 देशों कौन कौन है वो? थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में भीषण सूखा पड़ गया है। इन देशों में हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि किसानों और मछुआरों को प्रदर्शन करना पड़ा है और चीन के इस कदम के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर भी संदेह के बादल उमड़ने लगे हैं। अब देखिए भारत में जो स्थान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का है वही दक्षिण पूर्व एशिया में मेकांग नदी का है, इसलिए बहुत बड़ी बात है। इस नदी पर करोड़ों लोगों की आजीविका जो है वो निर्भर करती है। ये लोग खेती करते हैं और मछली पकड़ने के लिए मेकांग नदी के पानी का उपयोग करते हैं। अब देखिए लेकिन चीन में बड़े पैमाने पर बांध बन जाने की वजह से ये नदी जो है वो सूखती जा रही है। इस नदी पर मछली पकड़ने के लिए निर्भर लोगों का कहना है कि पानी की लगातार कमी हो रही है, कभी कभी लगातार सूखा पड़ रहा है और कभी अचानक से बाढ़ आ जा रही है। इससे किसानों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए चीन का मेकांग के ऊपर जो है वो ऊपरी धारा पर नियंत्रण है चीन का और इसी धारा से मेकांग नदी की जो निचली धारा है, निचली धारा में सूखे के दिनों में जो है करीब 70% पानी आता है। अब उन्होंने ऊपर से कंट्रोल कर लिया तो सूखे के दिनों में तो नीचे पानी आएगा नहीं। तो चीन के ऊपरी धारा पर नियंत्रण करने के बाद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की भौहें जो है वो तन गई हैं और वह भी जब देश के व्यापार के लिए काफ़ी हद तक चीन पर ही निर्भर हैं। तो यह है मुद्दा। 10 प्रश्न थे, अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन रखिएगा। धन्यवाद।